हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग पीछे शुरू किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज, तो स्पेशली जो आप इंग्लिश के एग्जाम देते हैं, एसएससी हो या तो आप टीजीटी फिस्टिक दे रहे हैं या टेट सुपर टेट दे रहे हैं, यानी एनी एग्जाम्स रिलेटेड टू जिसमें इंग्लिश है, उसमें आप लोगों को ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब मोस्टली अगर देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एसएससी वाले स्टूडेंट को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। जैसे पिछली वीडियो में अगर मैं बताऊं तो जो पहला लेक्चर हमारा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हमने कवर किया हुआ है 20। आज उसके आगे बढ़ेंगे, यानी आज हमारा डे 2 होगा, यानी कह सकते हैं एपिसोड 2 है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से लेकर के 21 से लेकर के 30 तक जाएंगे, यानी 10 हम लोग लेंगे, यानी कह सकते हैं कि 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आज कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे क्या है आज का हमारा 10 वो कौन सा सेलेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए इस चैनल पे। देखिए, तो आज देखिए ये पहला हमारे पास जो ऑप्शन आया है, मैंने पहला जो क्वेश्चन हमारा है, रैपिड कह रहा है कि रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी रैपिड इंक्रीज, यानी कि रैपिड मतलब गति बढ़ जाए, यानी इंक्रीज है इन द नंबर ऑफ क्या है, नंबर आर अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो गति बढ़ जाए, या तो नंबर में हो या तो वो अमाउंट में हो, तो आखिर उस चीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों। तो चलिए आपके पास ऑप्शन ये है प्रोलिफरेशन, और फिर क्या है प्रोमोशन, और फिर क्या है प्रोपेंसिटी है, और फिर क्या है पॉसिटी है। तो ये चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए कुछ मैं मीनिंग भी आपकी क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है आपका प्रसार, और दूसरा जो है प्रमोशन, ये सबको पता है गति, और ये देखिए यह है प्रॉस्पेंसिटी। प्रॉस्पेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। अब एक और हमारे पास है पासिटी। पासिटी का मतलब होता है कमी, जबकि हमें बताना ये चीज है कि रैपिड इंक्रीज यानी गति बढ़ जाए इन द नंबर ऑफ अमाउंट और समथिंग, किसी चीज में गति बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों बताना, चलिए तो यहाँ भी जब भी किसी चीज के नंबर में गति बढ़े या किसी चीज की मतलब गति बढ़ेगा तो वो होगा प्रसार, यानी वो फैलेगा, यानी कि उसी को हम कहेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पे, कौन सा जाएगा यहाँ पे आपका ये। तो चलिए इसके पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, क्या पेन ले लेते हैं, पेन हमने नहीं लिया हुआ है तो ठीक है। हाँ, तो पेन चूज कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये पेन का नंबर सेट हो जाए जरा, ये 10, हाँ ये कलर हो गया। हाँ, तो देखिए गाइस हमारा जो ऑप्शन जाएगा ये जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी प्रोलिफरेशन बोलेंगे। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रसार, तो याद रहेगा ये बहुत बढ़िया से। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लिविंग इन एयर। तो बात करना है केयर कि लिविंग इन एयर को क्या कहेंगे, लिविंग इन एयर को क्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या है, हेवेनली, फिर है फिदरी, और नेक्स्ट हमारा है एरियल, और है विजुअल। तो हमारे पास ये 4-5 ऑप्शंस हैं। तो चलिए बताइएगा कि क्या कहेंगे, जो हवा में रह सकते हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। तो देखिए, हेवनली मतलब स्वर्गीय से है, मतलब स्वर्ग मतलब कि स्वर्ग में जो रहने वाले उनको बोला गया है। अब देखो फिदरी, जो फिदरी वर्ड होता है ये क्या मतलब परदार, जिनके पंख लगे होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, एरियल। एरियल कहता है मतलब जो वही हवा से जुड़ा हो, जो हवा में रहने का काम करे। नेक्स्ट क्या है, विजुअल। विजुअल मतलब होता है दृश्य। चारों मीनिंग हो गई क्लियर। अब तुमको ये बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा सही। तो चलो बने रहना, ज्यादा दूर मत निकल जाइए। चलो तो ये भी हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा गाइस, मुझे उम्मीद है कि काफी लोग इसमें सेलेक्ट कर चुके होंगे ऑप्शन हमारा कौन सा होता है सही। चलो मैं ले चलता हूँ आपको सही वाले ऑप्शन के पास। तो ये रहा हमारा सही ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जाएगा आपका सी। सी होता है एरियल। एरियल उन लोगों को कहा जाता है जो कहाँ रहते हैं, हवा में रहने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारा है 23। अब देखते हैं 23 क्या कहता है। देखो 23 में यह है, पूरी तरीके से पढ़ लो जरा। हाँ, an instrument used for measuring atmospheric
प्रेशर। अब ये कहता है कि एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र हो जो क्या हो यूज मतलब प्रयोग किया जाए फॉर मेजरिंग, मतलब मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में किया जाए। तो जरा समझो, अब उसको चार ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि थर्मामीटर हो सकता है, या ओल्टमीटर हो सकता है, या वो अल्टीमीटर हो सकता है, या वो बैरोमीटर हो सकता है। तो ऐसा क्या है जो हमारा एटमॉस्फेरिक में मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो होता है, जो मतलब पर्यावरण से जुड़ा है, प्रेशर को नापने के लिए, यानी हिंदी में कहा जाए वायु दाब को नापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? चलिए बताइएगा जरा कौन सा हो सकता है ना? तो गाइस ऑप्शन आपके सामने है, मीनिंग क्लियर है, तो देर किस बात की है चुनने में और समझने में, है ना? तो चलो देखो जरा क्या है। ये है आपका ऑप्शन, काफी लोग सही कर लिए होंगे। ये बैरोमीटर जो होता है ना, वही आपका क्या करता है, वायु दाब को नापता है, यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने का काम करता है। आई होप आपका ये करेक्ट हो गया होगा, डेफिनेटली इट इज गुड है। चलो गुड रहना ही चाहिए, आप अच्छा कर रहे हो और करते ही रहो, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्या, 24 आता है हमारा। 24 पे क्या है जरा देखना, ये कहता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ साइट्स। तो ये जरा देखना ये क्या कहता है, फिर से पढ़ लो एक बार कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सवेशन ऑफ साइट्स। क्या कहेंगे? अब ये हमारे पास है, जरा देखो ऑप्शन ले लो, आर्कियोलॉजी, मल्टीलिंगुअल, और फिर क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी होता है, और फिर कहते हैं जियोलॉजी। तो ऐसे में बताना है जिसमें ह्यूमन की हिस्ट्री को हम स्टडी करते हो, तो ह्यूमन की हिस्ट्री को स्टडी जिसमें करते हैं उसको क्या कहेंगे गाइस, ये बताना, ठीक है। हाँ, या तो ह्यूमन की हिस्ट्री को पढ़ा जाए, या तो हम उसमें प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे ये बताना मेरे को, ठीक है। चलो देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पे गाइस, ज्यादा हुआ, बहुत इजी है। ये आर्कियोलॉजी, कौन सा है? आर्कियोलॉजी, यानी हमारा जो आर्कियोलॉजी होता है ये हिस्ट्री को हमारे स्टडी करते हैं इसमें और जानते हैं। तो आई होप आपको ये चार जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे ये क्लियर हो चुके होंगे। तो नो डाउट गाइस हम और आगे चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलने के लिए थोड़ा सा हमें करना होगा यहाँ पे कट, और ठीक है ये क्विट। अब जरा स्लाइड को आगे बढ़ा, हाँ जी पहुंच गया मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जरा पेन पहले ही ले लेते हैं इस बार, ठीक है, डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। चलो भाई पेन इधर साइड में जगह, इधर आ गया पेन हमारा। अब पेन का साइज सेट कर लेते हैं, ये रहेगा हमारा पेन का साइज, और ये हो गया कलर ये लेते हैं, ये ठीक है। हाँ जरा देखो, तो ये थोड़ा और साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, आ जाओ। 25 कहता है कि अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, यानी ये बहुत आसानी से पूछ रहा है कि एक वह व्यक्ति जो सिर्फ 2 भाषाओं को बोल पाए, कितनी ज्यादा नहीं बोल पाता है, सिर्फ 2 लैंग्वेज को नहीं 2 भाषा को बोले, ऐसे वाले व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? आप ही बता सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, जरा देखियो। क्या हम उसे मोनोलिंगुअल कहेंगे, क्या हम उसे मल्टीलिंगुअल कहेंगे, क्या हम उसे लिंग्विस्टिक कहेंगे, क्या हम उसे बाइलिंगुअल कहेंगे? ये मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और ये बहुत आसान है। आसान के साथ साथ इट मस्ट बी क्लियर्ड कि ये कई बार एग्जाम में रिपीट है, तो जरूर ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, भटक रहा है तो उसे रोकिए और इस ऑप्शन को जरूर अपने पास रखिए कि वह व्यक्ति जो सिर्फ 2 भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं। तो आइए देखिए, चारों ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन तो थे 4, आपने कर लिया होगा सही विचार कि होगा कौन सा ऑप्शन सही है ना, कौन सा श्योर करेंगे, कौन सा प्योर। आइए बताते हैं, देखिए। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा बाइलिंगुअल के साथ, यानी बाइलिंगुअल होता है जो डी यानी कि 2 भाषाओं को जानेगा उस वाले व्यक्ति को बाइलिंगुअल कहते हैं। आप लोगों की क्लासेस अक्सर बाइलिंगुअल चलाई जाती हैं, जैसे कुछ हिंदी बोला जाता है कुछ इंग्लिश बोला जाता है, तो ये बाइलिंगुअल क्लासेस मानी जाती हैं। जिसमें सिर्फ हिंदी ही बोला जाए वो मोनोलिंगुअल हो सकता है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश बोला जाए वो सिर्फ मतलब मोनोलिंगुअल हो सकता है, बट जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप यूज किया जाए तो दैट इज द बाइलिंगुअल। नॉट ओनली फॉर हिंदी और इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ,
वेयर देयर यूज टू लैंग्वेज, यानी जहां पर भी दो भाषाओं का उपयोग किया जाएगा वो बाइलिंगुअल में आएगा, और जो भी व्यक्ति दो भाषाओं का प्रयोग करेगा वो बाइलिंगुअल कहलाएगा। तो चलिए आइए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं 26। ये कहता है कि गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप, यानी कि ये कहता है कि गाइड यानी निर्देश देना, क्या देना, निर्देश देना। देखो फिर से इधर से पढ़ो, ज्यादा क्लियर होता है मेरे को लगता है कि गाइड द कोर्स यानी कि कोर्स को बताना है, विषय को बताना है, ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप, यानी किसी भी नक्शे को या इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना है, शिप यानी जो शिप स्पेशली बाय इंस्ट्रूमेंट और मैप, यानी जिस मैप के द्वारा बताया जाता है कि सेल यानी कि जो हमारा क्या है, यानी शिप जहाज को किस दिशा में लेके जाना है, उस यंत्र का क्या नाम है। तो आइए गाइस, नो डाउट ऑप्शन है यहाँ इस प्रकार, एंकर, ठीक है, सेल, ट्रेवल, नेविगेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए और करना आपको विचार है कि कौन सा होना है सही। अगर मैं कहूँ एंकर, एंकर मीन्स क्या होता है, बंगर। आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो भी ठीक है, सुन लो। एंकर मीन्स क्या होता है, बंगर होगा। और दूसरा अगर सेल, सेल का अर्थ होता है जल यात्रा होता है। और नेक्स्ट बात करें ट्रेवल, तो सिर्फ यात्रा होता है। और बात आती है नेविगेट, तो ये नेविगेट का मतलब होता है जहाज को चलाना। तो दैट हमारा आंसर की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, नेविगेट जाएगा। यानी बात तो वही हो रही है कि कौन से यंत्र से हमारा जहाज चलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कौन से यंत्र से जहाज चलेगा। तो डेफिनेटली गाइज आप इसको करने में सफल होंगे। चलिए आगे 27। अब बात होती है 27, इट इज वेरी फेमस अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। क्या कहता है कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसी दवा जो सभी रोगों में काम कर पाए। तो ऐसी दवा को क्या कहते हैं। वैसे हिंदी वाले तो इसे रामबाण कहते हैं, पर इंग्लिश वाले क्या कहते हैं ये हमें बताना। आइए जानते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी में सारी दुनिया जानती है कि रामबाण कहते हैं। आइए, पनेसिया, एंटीबायोटिक, और फिर क्या है एंटीडोट, फिर क्या है पेटेंट। तो गाइस इसे क्या कहेंगे, कौन बताएगा। ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, लोकप्रिय है। तो जस्ट ये जो एग्जाम में पेपर क्वेश्चन को बनाते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है जब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो याद करना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद हमें करना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या है ना। ये देखो मैं बताता हूँ बहुत आसानी से, इसमें ज्यादा समय न लगाएं। है ये फेमस है पनेसिया। पनेसिया का हिंदी मीनिंग होता है रामबाण। और ये पनेसिया क्या करता है, सभी रोगों में काम करता है। और जो सभी रोगों में काम कर पाता है दैट इज द मेडिसिन कॉल्ड इन हिंदी रामबाण। तो याद रखिए अपना रामबाण। हो सकता है आपके एग्जाम में याद है रामबाण, दवा का काम तो करता ही है, और हो सकता है आपके एग्जाम क्लियर करा दे, लाइफ को सेट कर दे, है ना। तो जरूर बनाए रहिए इसको। आइए, उम्मीद है आप इसको क्लियर कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है 28। अगर बात करें हम 28 का, तो दैट विच कांट बी हर्ड, यानी कि दैट विच यानी वह, विच मतलब जो, कांट बी हर्ड जो सुना ना जा सके। अगर सुना नहीं जा सकता तो उसे क्या कहेंगे। और चलो ऑप्शन देखते हैं। इनऑडिबल, इनविजिबल, इनक्रेजिबल, इनक्रेडिबल। अरे हो गया सारा यार, बचे ही क्या है ना, कुछ तो बचा नहीं, बचा तो बहुत कुछ है, पढ़ो तुम। देखो इनऑडिबल क्या होता है, इनक्रेजिबल मतलब जिसे सही ना कर पाओ, इनविजिबल जो दिखाई ना दे, इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास ना करो, अविश्वसनीय। तो हमें तो बताना है कि ऐसा जो दिखाई ना दे, तो दैट इज द क्या होता है, सिंपल सा कह सकते हैं इन, मतलब क्या है, हर्ड सुनाई ना दे ना, सॉरी दिखाई वाला नहीं है, सुनाई वाला। जो सुनाई ना दे, जो सुनाई ना दे उसे कहते हैं इनऑडिबल, और जो सुनाई दे उसे कहते हैं ऑडिबल। तो हमारा प्रश्न दोनों हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे नेगेटिव वाला है तो इनऑडिबल, अगर पॉजिटिव कह दे नॉट यहाँ से हट जाता, दैट विच कैन बी हर्ड, तो ऑडिबल कह सकते थे। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा, है ना, रहना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ले लो भाई एक क्वेश्चन देख। तो अगली स्लाइड, हाँ आगे हमारे सामने पेन ले लेते हैं। चलो ये हो गया कलर, और ये साइड कर देते हैं, थोड़ा साइड में। हाँ अब चलो हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन पहुंच गए हम कहाँ पे 29। अब करेंगे 29, हमने पहुंच गए तो 29 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ 29 पे क्या कहते हैं कि वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि एक वह जो क्या करता है स्टैम्प को कलेक्ट करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अब आप ही बताओगे, चलो बताओ। फोनोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, इंस्ट्रक्टर, कलेक्टर। अरे भाई क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को जो स्टैम्प को कलेक्ट करता हो, है ना। चलो बताना क्या होता है। 4 ऑप्शन है, चारों आपके सामने है। पहला कहता है फोनोलॉजिस्ट है, क्या वो ध्वनि वैज्ञानिक है या ध्वनि शास्त्र है, शास्त्री कह सकते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी, ये हो सकता है। इंस्ट्रक्टर, ये बताना है। और कलेक्टर तो सुना ही। तो जो नहीं सुना है वो ये है कि वन हॉबीज इज स्टैम्प कलेक्टर, तो उसके लिए आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्ट। क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट लेते हैं कौन सा, वही जान लेते हैं जो जानना है। नंबर आज का लास्ट है, बेस्ट है आज की वीडियो का, ये लास्ट होने वाला है। चलो तो देखो जरा भाई कौन सा है। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट ऑफ गैलरी, तो एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो किसका चार्ज लिया हुआ है, म्यूजियम का या आर्ट ऑफ गैलरी का। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जरा देखो। ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन कैसे, मॉनिटर, क्यूरेटर, इंस्ट्रक्टर, कलेक्टर। तो कौन सा होगा? अभी इंस्ट्रक्टर तो पता, अभी सामने ऊपर आया तो ये तो होगा नहीं। मॉनिटर क्लास का तो हो मतलब होता ही है नहीं। कलेक्टर साहब है नहीं, तो बचा कौन सा? क्यूरेटर बचा। कौन सा बचा है? क्यूरेटर, है ना। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया। अगर देखा जाए तो क्यूरेटर का जो मीनिंग आएगा, साक्ष्य आएगा ना कि चीजों को देख रेख करना, ये होता है क्यूरेटर। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, डेफिनेटली एंजॉय आपने किया होगा। तो वैसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग अगर पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हो तो अनडाउटली ग्रामर पोर्शन, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश के किसी भी सेक्शंस की आपको जानकारी चाहिए तो इस पे यूट्यूब पे जानकारी मिल जाएगी इस चैनल पे। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ नहीं है तो आपको ये डे बाय डे प्रैक्टिस जरूर मिलेगी रिलेटेड टू ऑल एग्जाम, और वोकैब्युलरी पे स्पेशली फोकस है। और स्पेशली अगर आप टीजीटी पे स्टेकी हैं तो भी मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो थोड़ा सा कष्ट करें और शेयर करें। आप करें इन बातों का केयर, बाकी आपकी प्रॉब्लम का केयर हम करेंगे। इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।